Good morning, dear students. So in last lecture, we have studied about chromosomal theory of inheritance. So हमें पता है कि मेंडल ने जो भी काम किया था, it was on the basis of statistical analysis. मेंडल ने जो ऑब्जर्वेशंस किए, उन सारे ऑब्जर्वेशंस को उसने स्टेटिस्टिक के कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई किए, प्रोबेबिलिटी के कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई किए और उसके थ्रू उसने अपने कंक्लूजन्स और जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है वो उसने डिजाइन किए। लेकिन उसका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस था उसके हाइपोथेसिस का, वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। तो कुछ और साइंटिस्ट, ह्यूगो डी राइस एंड कॉरेंस और इन सभी ने मिलके इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए ट्राई किया और उसके थ्रू जो हमें मिला that chromosomes are the carriers, or you can say chromosomes are vehicles of inheritance, ये हमें पता चला और उसी से डेवलप हुआ chromosomal theory of inheritance। तो कुछ साइंटिस्ट ने उसमें काम किया हुआ है, उसके आगे कुछ और साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें से one of the important contributor, that is थॉमस हंट मॉर्गन, जिसको हम T.H. मॉर्गन इस नाम से बहुत ज्यादा जानते हैं, who worked with the fruit flies, that is Drosophila melanogaster। ये नीट में पूछा जाता है कि मॉर्गन ने किस ऑर्गेनिज्म के साथ अपने एक्सपेरिमेंट किए, तो नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ओके, जिसको फ्रूट फ्लाई भी बोला जाता है। उसने भी काम तो किया था टू प्रूव क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे बाकी साइंटिस्ट ने भी काम किया था। अल्टीमेटली मॉर्गन का जो एम था टू चेक वेदर मेंडल इज करेक्ट और नॉट। जैसे बाकी साइंटिस्ट ने भी फिजिकल एक्सिस्टेंस चेक किया, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पे कुछ अलग ही रिजल्ट्स मॉर्गन को मिले और उस रिजल्ट्स के हिसाब से मॉर्गन ने जो अपने कुछ थियरीज डेवलप किए वो सारे थियरी भी आज भी उतने ही वैलिड है जितने मेंडल के थियरीज हैं। सो आफ्टर मेंडल, मॉर्गन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, और दोनों के जेनेटिक्स का बेस जो है वो अलग अलग है। दोनों ने ही जो काम किया वो काम अलग अलग फंडामेंटल पे, अलग अलग प्रिंसिपल पे काम करता है, फिर भी दोनों सही है। तो आज के लेक्चर में हम थॉमस हंट मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला क्यों सिलेक्ट किया, ये बोर्ड में 2 मार्क में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो ड्रोसोफिला इज अ सुटेबल मटेरियल और सुटेबल ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक स्टडी, बिकॉज जैसे मेंडल ने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किए थे, उसी हिसाब से ड्रोसोफिला मॉर्गन ने क्यों सिलेक्ट किए। सो ड्रोसोफिला कैन ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, शॉर्ट जनरेशन टाइम है, 12 से 14 दिन का इसका लाइफ साइकिल है। ब्रीडिंग कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर, कोई सीजनल ब्रीडर नहीं है ड्रोसोफिला, ओके, ये थ्रू आउट द ईयर ब्रीड कर सकता है। हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनीज पर मैटिंग मिल सकते हैं। तो बेनिफिट ये है कि हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनीज मिल रहे हैं पर मैटिंग, इसका मतलब हर जनरेशन के लिए हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस करने के लिए सैंपल साइज बहुत बड़ी है। जितना सैंपल साइज बड़ी उतना ही आपके आंसर को ओरिजिनलिटी के साथ होने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। जितना सैंपल साइज छोटा, कम सैंपल साइज अगर आपका है तो your answer will be, your results or your conclusions will be biased, okay।
मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। आप मेल और फीमेल दोनों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि मेल साइज इज वेरी स्मॉल compared to female size. Okay, it has many types of hereditary variations that can be seen with low power microscope. Okay, तो कुछ ऐसे इसके वेरिएशंस है, हेरिडिटरी वेरिएशंस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, जिसको आप सिर्फ एक सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करके भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस यहाँ पे हमें बताए गए हैं व्हाई ड्रोसोफिला इज कंसिडर्ड ए सुटेबल लेबोरेटरी ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट जेनेटिक स्टडी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे मेल फीमेल वाइल्ड टाइप आपको दिखाने का ट्राई किया है। ओके, वाइल्ड टाइप ये इबोनी टाइप है, ये वेस्टिजियल विंग वाले हैं, ये येलो बॉडीड है। ओके, तो बहुत सारे वैरायटीज भी हैं, बहुत सारे हेरिडिटरी वेरिएशंस आपको ड्रोसोफिला में देखने मिलते हैं। ओके, और मेल फीमेल को भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो मैटिंग, कंट्रोल्ड मैटिंग करवाने के लिए भी यहाँ पे बहुत इजी मेथड रह जाता है। सो मॉर्गन ने जो काम किया वहां से जो कंक्लूजन्स निकल के आए उसमें दो चीजें पता चली, दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लिंकेज? So linkage is the physical association of two or more genes on a chromosome. Physical association. Physically they are located on same chromosome, on single chromosome. मेंडल ने जो काम किया था उसमें मेंडल भी दो जीन स्टडी कर रहा है डायहाइब्रिड क्रॉस में, लेकिन मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम पेयर पे लोकेटेड है। एक जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे है तो दूसरा जीन क्रोमोसोम नंबर 2 पे है। ऐसा मेंडल के काम में है। लेकिन मॉर्गन ने जो स्टडी किए हैं जीन्स वो ऐसे हैं which are located on the same chromosome. Physically they are located on the same chromosome. Linked genes do not show independent assortment. तो जो भी जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हैं, they do not show independent assortment. क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की पूरी थियरी जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की पूरी थियरी, पूरा कंसेप्ट आप बोल सकते हैं, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में हमने देखा, जहां जहां पे क्रोमोसोम जा रहे हैं, obviously the genes located physically on those chromosomes are also segregated. लेकिन अगर ऐसा है कि दो जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है तो फिर क्या होगा? क्रोमोसोम तो सेग्रीगेट होंगे, उनको तो होना ही है सेग्रीगेट, लेकिन वो दो जीन्स हैं which are located on the same chromosome, वो तो कैसे सेग्रीगेट हो सकते हैं? वो नहीं होंगे। तो लिंक्ड जीन्स जो होते हैं, यहाँ पे लिंक्ड जीन्स का मतलब है जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, वो कभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने वाले नहीं है। रिकॉम्बिनेशन क्या है? Recombination is the generation of non-parental gene combinations. Recombination, recombine होना। तो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस कुछ होते हैं, ये हमें पता है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? तो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस हमें वहां पे देखने मिलते हैं। रिकॉम्बिनेशन जैसे मियोसिस होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है प्रोफेज 1 में। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स।
ये रिकॉम्बिनेशन है। तो पेरेंटल नहीं था वो, नया कुछ कॉम्बिनेशन वहां पे डेवलप हुआ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। Recombination occurs due to independent assortment or crossing over। अब देखिए यहाँ पे अपने सेंसेस को थोड़ा टाइट करके रखिए। Recombination occurs due to independent assortment और crossing over। यहाँ पे दो चीजें बताई हैं। हम पढ़ रहे हैं अभी मॉर्गन, लेकिन यहाँ पे मेंडल की वजह से भी रिकॉम्बिनेशन हुआ ऐसा आया, तो वो तो हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया ही है, रिकॉम्बिनेशन होते ही है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से क्या हुआ, तो जैसे कैपिटल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसा कुछ है, तो कैपिटल आर कैन गो विथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैन गो विथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैन गो विथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैन गो विथ स्मॉल वाई। ये भी तो रिकॉम्बिनेशन है, रीअरेंजमेंट तो हो गया ना क्रोमोसोम्स का। लेकिन वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो दैट इज मेंडेलियन प्रिंसिपल। और मॉर्गन का जो कंसेप्ट है वो दोनों ही अलग अलग है। मॉर्गन का कंसेप्ट है क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन। ओके, थोड़ा बैक करके देखते हैं। You can see ये देखिए, तो ये मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन है जिसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप देखिए ये ऑरेंज क्रोमोसोम और येलो क्रोमोसोम का जो पेयर है, मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर है, वो क्रोमोसोम नंबर 2 के पेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये ऑरेंज क्रोमोसोम ग्रीन क्रोमोसोम के साथ भी जा सकता है, ऑरेंज क्रोमोसोम रेड के साथ भी जा सकता है, देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, दोनों ही अपने अपने हिसाब से सेग्रीगेट होते हैं। तो ये मेंडल का वे ऑफ रिकॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे जो हम दो जीन्स की बात कर रहे हैं, बोथ द जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। एक जीन यहाँ पे ये बड़े वाले क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप उसको मार्क देख सकते हैं, जैसे जीन ए को हम स्टडी कर रहे हैं ऑन द लार्ज साइज क्रोमोसोम और जीन बी को हम स्टडी कर रहे हैं ऑन द स्मॉल साइज क्रोमोसोम। तो देखिए आपको यहाँ पे सभी कॉम्बिनेशन चारों मिल रहे हैं ना, तो ये चारों क्या है, रिकॉम्बिनेशन ही तो हुआ। कैपिटल ए और बी साथ में हो सकते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी साथ में हो सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल बी भी साथ में हो सकते हैं, और स्मॉल ए कैपिटल बी भी साथ में हो सकता है। दिस इज रिकॉम्बिनेशन। लेकिन इन्वर्टेड कॉमा में याद रखिए कि मेंडल का जो रिकॉम्बिनेशन है उसमें दोनों जीन अलग अलग होमोलोगस पेयर के ऊपर लोकेटेड है। दोनों ही जीन दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर पे लोकेटेड है। नाउ कम टू मॉर्गन। मॉर्गन का जो रिकॉम्बिनेशन का वे है उसमें दोनों ही जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है, फिर भी रिकॉम्बिनेशन होता है। तो आपके पास आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि सर अभी आपने 2 मिनट पहले बोला कि जीन्स located on the same chromosome do not show independent assortment। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा तो फिर रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा? तो डियर स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। उसका बेस है मियोसिस प्रोफेज 1। मियोसिस प्रोफेज 1 याद करिए, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डाइप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। वहां पे एक टर्म आती है क्रॉसिंग ओवर, ये हमने 11th में स्टडी किया है। तो देखिए आप यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, ये होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम का, और उस होमोलोगस पेयर के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, दैट इज फॉर्मिंग द चाइस्माटा।
और चाइस्माटा फॉर्मिंग क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से उसके बाद डाइप्लोइडिन स्टेज में जब ये एक दूसरे से दूर जाते हैं दोनों क्रोमोसोम, तब देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो उसकी वजह से क्या होगा, इस पोर्शन में जो जीन अवेलेबल थे वो अब यहाँ पे ब्लू वाले क्रोमोसोम में आ चुके हैं, और इस पोर्शन में जो जीन्स अवेलेबल थे वो अब ये रेड वाले होमोलोगस पार्टनर में आ चुके हैं। दैट इज व्हाट, रिकॉम्बिनेशन। उसको समझते हैं यहाँ पे भी। आप देखिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है, उसमें आप 3 जीन को स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए ए, बी एंड सी। अब एक और टर्म भी यहाँ पे समझनी है, पहले इसको समझ लीजिए। अगर दोनों ही जीन सेम क्रोमोसोम पे हैं और एक दूसरे के फिजिकली बहुत नजदीक है, बहुत दूर नहीं है, एक दूसरे के बहुत अच्छे नेबर है, दैट इज कॉल्ड टाइटली लिंक्ड जीन्स। ये दोनों जीन्स एक दूसरे से टाइटली लिंक्ड है, और अगर उसी क्रोमोसोम के ऊपर डिस्टेंस से ये अरेंज्ड है, डिस्टेंस है दोनों जीन के बीच में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, ओके, तो उसकी वजह से ये है लूजली लिंक्ड जीन्स। तो 2 तरह के जीन्स हो सकते हैं सेम क्रोमोसोम पे अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, टाइटली लिंक्ड एंड लूजली लिंक्ड। आप देखिए टाइटली लिंक्ड और लूजली लिंक्ड का यहाँ पे कंबाइंड एग्जांपल हमें दिखाया गया। आप देखिए जीन ए, जीन बी, जीन सी। अभी मैं आपको पूछूं इसमें से टाइटली लिंक्ड कौन है और लूजली लिंक्ड कौन है, तो ए एंड बी बोथ आर टाइटली लिंक्ड फॉर ईच अदर, whereas A and C as well as B and C both are loosely linked with each other. Okay. ऐसा ही उसका पार्टनर क्रोमोसोम जो है होमोलोगस, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों डोमिनेंट एलील शो की और यहाँ पे तीनों रिसेसिव एलील शो की है। अब जबकि मियोसिस प्रोफेज 1 होगा तो क्रॉसिंग ओवर तो होगा ही, क्रॉसिंग ओवर हुआ और आप देख सकते हैं यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज भी हो गया। ये रेड वाला पीस था वो ब्लू वाले पे, और ब्लू वाला पीस था वो रेड वाले पे आ गया। अब दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। कैपिटल ए कैपिटल बी तो साथ में रह चुके हैं, लेकिन कैपिटल सी अब इनसे जुदा हो चुका है, इट इज सेपरेटेड, और उसकी जगह पे यहाँ पे स्मॉल सी आ चुका है। स्मॉल ए स्मॉल बी तो साथ में है, लेकिन एक्सचेंज होने की वजह से अब उनके साथ कैपिटल सी आ चुका है। नाउ इट इज रिकॉम्बिनेशन, इज रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो होता है दैट इज रिकॉम्बिनेशन इन केस ऑफ मॉर्गन्स प्रिंसिपल। तो नए ट्रेट आएंगे यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी। अब देखिए अब इंटरेस्टिंग फैक्ट, अब मेंडल काम करता है कैसे। अब ये दोनों क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से एक दूसरे से दूर जाएंगे, सेग्रीगेट होंगे। तो पहले अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ होता ऐसा, तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये तीनों साथ में जाते, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये तीनों साथ में जाते। लेकिन जबकि अब रिकॉम्बिनेशन हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी साथ में जाएंगे, और स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी साथ में जाएगा, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। तो आप एक दूसरी चीज भी मार्क करिए यहाँ पे टेक्निकली, सी जो है वो बाकी दोनों जीन से लूजली लिंक था, और लूजली लिंक था तो बहुत इजीली सेपरेट हो गया। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं टाइटली लिंक्ड जो जीन्स होते हैं उनमें लिंकेज बहुत अच्छा होता है और रिकॉम्बिनेशन पुअर होता है। टाइटली लिंक्ड जीन्स में linkage is better than recombination. Recombination is poor in tightly linked genes. और loosely linked genes है उनमें linkage poor है और recombination is better loosely linked genes में। तो इसको एक और भी वर्डिंग में याद रखिए,
linkage and recombination are inversely proportional. Linkage and recombination are inversely proportional. दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। अगर लिंकेज ज्यादा है दो अलील के बीच में, दो जीन्स के बीच में, आप ऐसा बोल सकते हैं, दो जीन्स के बीच में अगर लिंकेज ज्यादा है तो पक्का है कि दोनों जीन्स फिजिकली एक दूसरे के बहुत नजदीक है। और अगर किसी में रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है तो ये भी फिक्स है कि दोनों जीन्स एक दूसरे से बहुत दूर है ऑन द सेम क्रोमोसोम। So Morgan ने क्या किया? Morgan carried out several hybrid crosses in Drosophila to study sex-linked genes. अब इसने sex-linked genes क्यों सिलेक्ट किए? तो मेल फीमेल बहुत इजीली डिस्टिंग्विशेबल है और बहुत सारे ऐसे हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर ड्रोसोफिला में जो X और Y क्रोमोसोम गवर्न कर रहे हैं इन मेल एंड फीमेल पर्टिकुलरली। तो पहला उसका क्रॉस नंबर 1, तो मॉर्गन ने जो क्रॉस नंबर 1 किया वो था येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल के बीच में विथ ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स, दैट इज वाइल्ड टाइप। येलो बॉडी, ये पूरा येलो बॉडी आप देख सकते हैं, इनके ओरिजिनल फोटोग्राफ है, और ये वाइट आई, ओके, फीमेल। और मेल जो उसने सिलेक्ट किया था दैट वाज ब्राउन बॉडीड एंड यू कैन सी दिस रेड आई मेल। अब यहाँ पे सिंबल्स कुछ अलग दिख रहे हैं आपको, ओके। अभी तक क्या था, डोमिनेंट के लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते थे और रिसेसिव के लिए हम स्मॉल लेटर्स यूज करते थे। यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे दोनों के लिए स्मॉल लेटर यूज करने हैं, लेकिन डोमिनेंट को हम साइन देते हैं पॉजिटिव, जैसे y प्लस w प्लस, तो ये डोमिनेंट है। y ये रिसेसिव है, ओके। दूसरा उसने क्रॉस किया मॉर्गन ने, दैट इज बिटवीन वाइट आइड मिनिएचर विंग्ड, ओके, वाइट आइड मिनिएचर विंग्ड WWMM, ये आप देख सकते हैं, वाइट आइड मिनिएचर विंग, ओके, स्मॉल साइज्ड विंग वाला ऑर्गेनिज्म है ये। और उसका क्रॉस किया उसने रेड आइड लार्ज विंग, ओके, ये आप देख सकते हैं रेड आई, और विंग साइज भी हमें बड़े दिख रहे हैं कंपेयर टू दिस। ये वाइल्ड टाइप है, W प्लस M प्लस। यहाँ पे भी ब्राउन बॉडी रेड आई मेल जो है वो वाइल्ड टाइप है। वाइल्ड टाइप का मतलब क्या है, नेचुरली अकरिंग, ओके, वाइल्ड टाइप जो ओरिजिनल नेचर ने उसको दिया था वो। और बाकी जो है, ओके, जैसे येलो बॉडी वाइट आइड मिनिएचर विंग, ओके, ये जो है वो म्यूटेशन से हुए हैं, ओके, इवोल्यूशनरी प्रोसेस में म्यूटेशन से हुए। फाइन, नाउ कम टू क्रॉस बोथ द क्रॉसेस। अब आप देखिए, पहले हम क्रॉस को स्टडी कर लेते हैं। पहला क्रॉस दैट इज येलो बॉडी वाइट आईज, और दूसरा जो है इट इज ब्राउन बॉडी रेड आईज, ओके। तो येलो एंड वाइट तो होमोजाइगस ही होगा, ये हमें पता है, क्योंकि होमोजाइगस होगा तभी तो वो एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव है ना येलो एंड वाइट। और ये वाइल्ड टाइप यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक क्रोमोसोम हमें दिखाया है डोमिनेंट वाला Y प्लस W प्लस, लेकिन दूसरा हमें यहाँ पे एक ब्लू क्रोमोसोम ऐसा ही दिखाया है, ओके। ऐसा इसलिए दिखाया है कि ये सेक्स लिंक ट्रेट है,
ये दोनों एक्स क्रोमोसोम है फीमेल के, और ये जो है वो मेल है। तो ऑब्वियसली ये जो लाइट ब्लू वाला Y+W+ वाला क्रोमोसोम है वो भी एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन ये जो डार्क ब्लू दिखाया है वो एक्स क्रोमोसोम नहीं है, वो Y क्रोमोसोम है। इसलिए बहुत बार स्टूडेंट पूछते हैं कि यहाँ पे क्यों Y+W+ नहीं दिखाया, दिखाना चाहिए। लेकिन ये जबकि हम बात कर रहे हैं सेक्स लिंक ट्रेट की, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है इट इज मेल, दिस इज फीमेल, तो ये दोनों एक्स क्रोमोसोम शो किए हैं। यहाँ पे एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम है, इसलिए दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पे वाई क्रोमोसोम है, जिसका कोई कंट्रीब्यूशन इस पूरे क्रॉस में नहीं होने वाला है, दैट्स व्हाई। अब आप देखिए F1 जनरेशन बना तो क्या हुआ। F1 जनरेशन में ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हमें मिले कि Y+W+, YW, ये जो बना ये वाइल्ड टाइप हो गया। क्यों? Y+W+ एक है यहाँ पे, डोमिनेंट का रूल तो यहाँ पे भी काम करेगा ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए मॉर्गन ने भले ही जो नया एक कंसेप्ट निकाला दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, लेकिन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेंडल के रूल्स कहीं ना कहीं तो आने वाले हैं। ओके, तो ये वाइल्ड टाइप हो गया। और दूसरा ये YW वाला जो क्रोमोसोम है वो बाकी Y क्रोमोसोम के साथ गया, तो ये जो मेल बना वो हो गया आपका येलो व्हाइट। ये फीमेल बना दैट इज वाइल्ड टाइप, दैट इज ब्राउन रेड, और ये हो गया येलो व्हाइट मेल। अब F2 जनरेशन के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में जो काम हुआ उसमें जितने भी ऑफस्प्रिंग मिले, ओके, वो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करने हैं। आप देखिए, ओके, ये वाइल्ड टाइप बना क्योंकि मेल जो है इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, ओके, दैट इज फर्स्ट वन वाइल्ड टाइप मेल। ओके, फिर रिकॉम्बिनेशन हुआ, ओके, तो Y+W। अब आप देखिए ये वाइल्ड टाइप, कंप्लीट वाइल्ड टाइप है ये, मतलब ब्राउन एंड रेड आई, ब्राउन बॉडी रेड आईज। यहाँ पे आप देखिए Y+W है, मतलब ब्राउन बॉडी व्हाइट आईज, ओके, ऐसा एक मेल बना क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हुआ। क्यों रिकॉम्बिनेशन कैसे हुआ? तो ये जो दोनों क्रोमोसोम है उनके बीच में गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के टाइम पे, मतलब मेयोसिस होने के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो Y और W एक दूसरे से सेपरेट भी हुए। तीसरा तो ऐसा नॉर्मल ही मिला, दैट इज YW वाला मेल, दैट इज येलो एंड व्हाइट मेल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये येलो बॉडी रेड आई, ओके, चार तरह के मेल हमें यहाँ पे मिले, वाइल्ड टाइप, येलो व्हाइट, फिर व्हाइट आइड, और एक हो गया सेपरेट येलो बॉडी। और ऐसे ही फीमेल भी मिले, सेम तरह के फीमेल भी मिले, ओके। तो प्रपोर्शन निकल के क्या आया? आप देखिए पेरेंटल जो मिल रहे हैं वेराइटीज, पेरेंटल वेराइटीज, आप देखिए वाइल्ड टाइप यहाँ पे जो मिले वो, और येलो व्हाइट ये पेरेंटल है, पूरा कॉलम ये वाला जो है पेरेंटल है। क्यों पेरेंटल? तो वाइल्ड टाइप और येलो व्हाइट ये पेरेंटल फिनोटाइप्स थे, तो वाइल्ड टाइप और ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं जिसमें एक एक कैरेक्टर के लिए डोमिनेंस और रिसेसिवनेस हमें देखने मिल रही है ना, तो ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं। पेरेंटल मिले थे 98.7% और रिकॉम्बिनेंट्स मिले थे 1.3%, ओके। अभी इस नंबर को याद रखिए, मुझे पता है आपके दिमाग में अभी क्वेश्चन होने वाला है, इक्वल नंबर दिख रहे हैं तो फिर 98.7% और रिकॉम्बिनेंट टाइप्स 1.3% कैसे हुए, तो उसका आंसर भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसके पहले क्रॉस नंबर बी भी हम स्टडी कर लेते हैं। ओके, क्रॉस नंबर बी में उसने लिया था व्हाइट आइड मिनिएचर विंग, और दूसरा एक लिया था रेड आइड लार्ज विंग। और रेड आइड लार्ज विंग के लिए आप देखिए W+,
M+, ये साइन दिया हुआ है वो मेल था और ये वाइट मिनिएचर जो है वो फीमेल है। अब क्रॉस नंबर A और क्रॉस नंबर B के बीच में एक बेसिक डिफरेंस हमें दिख रहा है। वैसे तो यहाँ पे 2 जीन का लोकेशन देखिए और यहाँ क्रॉस नंबर B में 2 जीन का लोकेशन देखिए। क्रॉस नंबर A में दोनों जीन एक क्रोमोसोम के एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, जबकि क्रॉस नंबर B में दोनों जीन एक दूसरे से दूर हैं। ये याद रखना है अभी। बाकी टेक्निकली तो सब कुछ सेम ही होने वाला है। ओके, प्रोजनी के बारे में और ये सब। तो F1 जनरेशन में आप देखिए वाइल्ड टाइप फीमेल और वाइट मिनिएचर मेल मिला यहाँ पे। ओके, क्योंकि एक्स लिंक इनहेरिटेंस है ना ये, दैट्स वाई। क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम इस वाई के साथ जाएगा, ऑब्वियस है कि ये एक्स क्रोमोसोम जो रिसेसिव वाला है तो मेल रिसेसिव बन जाएगा, दैट इज वाइट एंड मिनिएचर। गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, तो ये कॉम्बिनेशन होंगे, मतलब क्रॉसिंग ओवर होगा, तो W के साथ M+ भी जा सकता है और W+ के साथ M भी आ सकता है, और नहीं भी जा सकते हैं। एज सच जैसे हैं वैसे के वैसे भी रह सकते हैं, मतलब 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 4 पॉसिबिलिटीज हमें दिखाई भी गई है, आप देख सकते हैं W+ M+, W एंड M, W+M, W एंड M+, चारों पॉसिबिलिटीज। जैसा यहाँ पे था वैसे ही 4 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे भी है। ऐसे जैसे मेल मिले वैसे ही फीमेल भी मिले। ओके, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं दिखने में, मतलब फिनोटाइपिकली। और ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं, मिनिएचर अकेला है और वाइट अकेला है, ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं। ओके, तो आप देखिए पेरेंटल टाइप यहाँ पे मिल रहा है 62.8% और रिकॉम्बिनेंट टाइप मिल रहे हैं 37.2%। सब कुछ सेम हुआ लेकिन रेशियो चेंज हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे पेरेंटल 98.7 और रिकॉम्बिनेंट 1.3, यहाँ पे पेरेंटल 62.8 और रिकॉम्बिनेंट 37.2। ऐसा कैसे हुआ? तो इसका आंसर इसी क्रॉस में छुपा हुआ है। क्या आंसर है? तो मैंने एक स्टेटमेंट बताया था, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। 2 जीन्स अगर सेम क्रोमोसोम पे एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, very near to each other on the same chromosome, linkage will be favored. And if both the genes are located far away from each other on the same chromosome, recombination will be favored. इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों जीन जब एक दूसरे के बहुत नजदीक थे तो क्या हुआ, लिंकेज फेवर हुआ और उसकी वजह से पेरेंटल टाइप ऑलमोस्ट 99% जितने मिले। पेरेंटल मतलब जैसे पेरेंट्स दिख रहे हैं वैसे के वैसे, और रिकॉम्बिनेशन वाले हार्डली 1% मिले। यहाँ पे दोनों जीन एक दूसरे के बहुत दूर हैं, तो इसलिए आप देखिए पेरेंटल टाइप जो है वो 63% अराउंड कुछ मिले और ये 37% अराउंड कुछ आपको रिकॉम्बिनेंट्स मिले हैं, क्योंकि दोनों जीन एक दूसरे से दूर हैं। तो क्या डिराइव किया मॉर्गन ने इस एक्सपेरिमेंट से? आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहे, बार बार इसको वीडियो को रिपीट करके देखिए, और फिर भी कोई क्वेरी है यू कैन आस्क। The 2 genes did not segregate independently. नहीं होगा, ऑब्वियस है। अगर सेग्रीगेट होता तो हर बार इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता दोनों जीन, तो फिर ये दोनों क्रॉस में मेंडल का जो है वो रेशियो सही बैठता डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए। दैट बिकॉज यहाँ पे हम 2 जीन ही स्टडी कर रहे हैं। 9:3:1 9:3:1 ये रेशियो सही बैठता अगर दोनों जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते तो। लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि पेरेंटल कहीं पे 99% तो कहीं पे 63%।
तो यहाँ पे रेशियो जो मिल रहा है वो मेंडल का जो 9331 का रेशियो है उससे अलग है। जीन्स वेर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। ओके, ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है, तो यहाँ पे जो जीन्स है दे आर लोकेटेड ऑन दिस एक्स क्रोमोसोम, ये भी वहां से पता चला। ओके, ये डार्क ब्लू तो वाई क्रोमोसोम है मेल का। When two genes were situated on same chromosome, proportion of parental gene combinations was much higher than the non-parental type. This is because of linkage. मेंडल में ऐसा नहीं था। मेंडल में दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, तो दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो पेरेंटल से ज्यादा तो रेशियो में मिल रहा है नॉन पेरेंटल का। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस हो सकती है कि अगर दोनों जीन बहुत नजदीक है तो लिंकेज विल बी फेवर्ड, बहुत दूर है तो रिकॉम्बिनेशन विल बी फेवर्ड। लेकिन फिर भी पेरेंटल कॉम्बिनेशंस विल बी वेरी हाई कंपेयर टू द रिकॉम्बिनेशंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी नजदीक है तो 99% है, तो दूर हो जाते हैं तब भी 63% तो पेरेंटल ही मिल रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ लिंकेज, क्योंकि थोड़ा बहुत तो लिंकेज रहेगा। Genes of white eye and yellow body were very tightly linked and showed only 1.3% recombination. White eye और yellow body के जो genes हैं X क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड, वो टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं, इसीलिए रिकॉम्बिनेंट कम मिल रहा है और पेरेंटल ज्यादा मिल रहे हैं। Genes of white eye and miniature wing were loosely linked and showed 37.2% रिकॉम्बिनेशन। लूजली लिंक है तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ गया। टाइटली लिंक्ड जीन्स शो लो रिकॉम्बिनेशन, whereas loosely linked genes show high recombination। ये अभी हमने वैसे तो डिस्कस किया। Alfred Sturtevant used the recombination frequency between gene pairs of measuring the distance between genes and mapped their position on the chromosome। तो Alfred Sturtevant करके एक साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, क्योंकि मॉर्गन ने बार बार बोला कि फिजिकली लोकेटेड जीन्स फिजिकली लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, तो फिजिकल लोकेशन है तो उसका फिजिकल डिस्टेंस भी हम चेक कर सकते हैं। तो अल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने वही किया, ये जीन्स जो है उनका मैपिंग किया। मैप करना मतलब क्या, फिजिकल लोकेशन पिन पॉइंट करना, जैसे हम मैप में गूगल मैप में पिन पॉइंट करते हैं किसी को, ऐसे इसका भी लोकेशन फाइंड आउट किया ऑन द क्रोमोसोम। Genetic maps are used as a starting point in the sequencing of genome. For example, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। Okay, last theory of the chapter number 6 will be human genome project। Okay, तो फिजिकल लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, जीन ऑफ बॉडी कलर, जीन ऑफ आई कलर एंड जीन ऑफ विंग साइज। अब देखिए, जीन ऑफ बॉडी कलर और जीन ऑफ आई कलर एक दूसरे से बहुत नजदीक हैं, तो इन दोनों के बीच में 8% रिकॉम्बिनेशन के चांसेस हैं, 8%। जीन ऑफ आई कलर और जीन ऑफ विंग साइज एक दूसरे से थोड़े दूर है, तो उन दोनों के बीच में 9% रिकॉम्बिनेशन के चांसेस हैं। जीन ऑफ बॉडी कलर एंड जीन ऑफ विंग साइज ये एक दूसरे से बहुत दूर है, तो इन दोनों के बीच में 17% रिकॉम्बिनेशन के चांसेस है। अब देखिए 17 नंबर कहां से आया, तो इट इज समेशन ऑफ दिस टू रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज, 8 + 9 17। तो ये ऐसा ही होता है, एस सच 17 नहीं लिखा है।
अगर यहाँ पे 10 होता और यहाँ पे 5 होता तो ये 15 हो जाता। मतलब फिजिकल लोकेशन के हिसाब से, जैसे पॉइंट नंबर ए से सी हमें जाना है तो क्या होता है, पॉइंट ए से सी जाना है, रास्ते में पॉइंट बी आता है, ए और बी का डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर है, बी और सी का डिस्टेंस अगर 3 किलोमीटर है, तो फिर ए और सी का डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज 8 किलोमीटर, 5 + 3। वैसा ही यहाँ पे है, बिकॉज इट इज फिजिकल मैपिंग, फिजिकल लोकेशन हम मार्क कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। ओके, और ये जो यूनिट्स हैं, ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर यूनिट, और उस यूनिट का नाम है, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, इट इज नोन एज मॉर्गन यूनिट। इसके लिए एक वर्ड भी है, दैट इज मॉर्गन यूनिट। मॉर्गन यूनिट के लिए क्या है, तो 1 मॉर्गन यूनिट, जिसको हम MU या तो सिर्फ MB बोल सकते हैं, के इज इक्वल टू 100 सेंटीमॉर्गन यूनिट। 100 सेंटीमॉर्गन यूनिट। ये जो डिस्टेंस डिसाइड किया है वो इस मॉर्गन यूनिट से है। बहुत सिंपल याद रख सकते हैं आप इसको, जैसे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। इसी तरह से 100 सेंटी, ये उतना बड़ा नहीं होगा यूनिट तो, लेकिन याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 100 सेंटीमॉर्गन इज इक्वल टू 1 मॉर्गन यूनिट। ओके, और किसी भी दो जीन के बीच में, किसी भी दो जीन के बीच में रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन, ये याद रखिएगा, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन अलाउड 50%, उससे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है किसी भी दो जीन के बीच में। इसका मतलब इतना तो पक्का है कि दो जीन लिंक हो या ना हो, मतलब एक ही क्रोमोसोम पे है लेकिन टाइटली लिंक्ड है या लूजली लिंक्ड है, ज्यादा से ज्यादा आपको 50% रिकॉम्बिनेंट वैरायटी मिल सकती है, 50% तो आपको पेरेंटल टाइप ही मिलेंगे, वो पक्का है। ओके, 1 मॉर्गन यूनिट इज इक्वल टू 1% रिकॉम्बिनेशन। तो इससे आप ये भी निकाल सकते हैं, अगर मैं बताता हूं कि 20% रिकॉम्बिनेशन है, 20% रिकॉम्बिनेशन है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 genes are 20 Morgan unit far away from each other. Both the genes are 20 Morgan unit far away from each other. Okay, ये हम बोल सकते हैं, राइट। सो ये आपको याद रखना है। ओके, 1 मॉर्गन यूनिट इज इक्वल टू 100 सेंटीमॉर्गन। मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन विच इज अलाउड बिटवीन 2 जीन्स इज 50%, उससे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसीलिए रिकॉम्बिनेंट आपको सिर्फ और सिर्फ 50% ही मिल सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 0% मिलने के चांसेस हैं, लेकिन 50 से ज्यादा तो नहीं। 1 मॉर्गन यूनिट इज इक्वल टू 1% रिकॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बताता हूँ 20% रिकॉम्बिनेशन है किसी दो जीन के बीच में, इसका मतलब ये है कि दोनों जीन एक दूसरे से 20 मॉर्गन यूनिट दूर हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वी हैव कंप्लीटेड विद वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, and next lecture we will be discussing about sex determination in different organisms. Okay, so जैसे जैसे ये चैप्टर बढ़ता जा रहा है, it is being more and more interesting. Okay, बहुत सारा, जैसे फिजिक्स में स्पेस साइंस का एक वैल्यू है,
ओके, वैसा ही लाइफ साइंस में, बायोलॉजी में जेनेटिक्स उतना ही इंटरेस्टिंग है। ओके फाइन, सो इफ you have any doubt, any queries regarding this, please post your queries, comments. Okay, have a nice day.